नमस्कार साथियों, कैसे हैं मेरे भाई आप सभी लोग। आई होप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि केवीएस और एनवीएस का रिक्रूटमेंट 2025 जारी कर दिया गया है और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी सेपरेटली बना रखा है। आई होप आप सभी ने देखा भी होगा, लाइक भी किए होंगे और सब्सक्राइब भी किए होंगे। अगर नहीं किए मेरे भाई तो प्लीज़ इसको कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट पर। तो मेरे भाई यहाँ पर केवीएस और एनवीएस के रिक्रूटमेंट जो जारी किए गए हैं मेरे भाई, तो उसका सिलेबस पैटर्न क्या रहने वाला है, इस चीज को हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग इसके सिलेक्शन प्रोसेस को भी देखेंगे। यानी कि सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस दोनों को यहाँ पर बारी बारी से देखना है मेरे भाई कि यहाँ पर सिलेक्शन किस तरीके से होना है और इसका सिलेबस क्या है। और सिलेबस में हम लोग पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वेटेज भी देखेंगे, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना रहने वाला है। तो आइए समय गवाए बगैर हम बात करते हैं अपने सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर मेरे भाई। तो चलिए जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं अपने सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर हम अपने सिलेक्शन प्रोसेस पर। ठीक है, आप जैसा देख रहे हैं कि केवीएस एनवीएस सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न 2025 क्या रहने वाला है, इन सब चीज को हम लोग यहाँ पर बारी बारी से व्यू करने वाले हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे बेटा क्या, हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे अपना सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होना है, ठीक है ना, यानी कि सिलेक्शन यहाँ कैसे होना है मेरे भाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सीधे क्लियर किया है, देयर विल बी 2 टीयर एग्जामिनेशन फॉलो। ठीक है ना, इसमें 2 टीयर एग्जाम होगा, यानी कि टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है ना, इसमें टीयर 1 होगा, टीयर 1 एंड टीयर 2, यानी कि 2 टीयर में यहाँ एग्जाम लिया जाएगा। ठीक, दूसरी बात यहाँ पर करा के फॉलोड बाय द इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। कुछ पोस्ट के लिए यहाँ इंटरव्यू भी रखा गया है, सभी पोस्टों के लिए नहीं मेरे भाई, कुछ पोस्टों के लिए इंटरव्यू का भी प्रोसेस यहाँ रखा गया। अब किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक ना, यहाँ पर बोला गया कि द मेरिट लिस्ट विल बी द प्रिपेयर्ड बाय गिविंग द वेटेज ऑफ 85% एंड 15%, यानी कि 85% और 15% का यहाँ वेटेज रहने वाला है। ठीक है, यानी कि 85% का जो आपका वेटेज होगा वो टीयर 2 से होगा। ठीक है ना, टीयर 2 से होगा और 15% जो वेटेज रहने वाला आपका वो इंटरव्यू का होगा। ठीक है ना, इंटरव्यू का वेटेज कितना होगा मेरे भाई, आपका 15% इंटरव्यू का वेटेज रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन टीयर 2। ठीक है ना, टीयर 2 में जो आप नंबर पाए होंगे उसका 85% लिया जाएगा और इंटरव्यू में जो नंबर आप पाए होंगे उसका 15% लिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका सिलेक्शन का मोड बनाया गया है कि आपको टीयर 2 में जो भी आपका नंबर होगा उसका 85% और इंटरव्यू का जो भी आपने नंबर पाया होगा उसका 15% मिलाकर ही आपका मेरिट बनाया जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये सीधे सीधे बोल दिया गया है। और यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू होना है मेरे भाई, वो आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, यानी कि 100 नंबर का आपका यहाँ इंटरव्यू रहने वाला। अब बात ये कि सर इंटरव्यू किस किस पोस्ट के लिए होगा मेरे भाई, यहाँ पे इंटरव्यू आप देख रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर के लिए होने वाला है, प्रिंसिपल के लिए होने वाला है, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी। ठीक है ना, यानी कि केवीएस और एनवीएस आप देख रहे हैं कि केवीएस में असिस्टेंट कमिश्नर के लिए इंटरव्यू का प्रोसेस है, प्रिंसिपल के लिए भी इंटरव्यू होगा, वाइस प्रिंसिपल का भी इंटरव्यू होगा और पीजीटी। ठीक, ऐसे ही आप देखेंगे तो एनवीएस में भी असिस्टेंट कमिश्नर और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट तो एनवीएस में है ही नहीं, और पीजीटी के लिए भी यहाँ पर क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और भी पोस्ट है मेरे भाई जिसपे इंटरव्यू होने वाले हैं, उसको भी हम देख लेते हैं कि और कौन सा पोस्ट है जिसमें इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पीजीटी, ठीक है ना, पीजीटी के लिए भी होगा, चाहे वो केवीएस हो चाहे एनवीएस हो, टीजीटी के लिए भी होगा और पीजीटी के लिए भी होगा। ठीक है, और पीआईटी के लिए भी इंटरव्यू रखा गया है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए भी इंटरव्यू होगा, फाइनेंस ऑफिसर के लिए भी इंटरव्यू होगा और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी यहाँ पर आपका इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, जूनियर ट्रांसलेटर का भी यहाँ इंटरव्यू का प्रोसेस होगा। यानी कि इतने सारे पोस्टों के लिए आपका टीयर 1 भी होगा, टीयर 2 भी होगा, साथ ही साथ इनका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। आई होप आपको बात क्लियर होगा कि इंटरव्यू किस किस पोस्ट के लिए होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देयर विल बी 2 टीयर एग्जामिनेशन ऑफ द फॉलो बाय द स्किल टेस्ट, यानी कि कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट का भी प्रोसेस होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक ना, यहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट भी रखा गया है। ठीक ना, अब वो किस पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा उसको भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं द मेरिट लिस्ट विल बी द प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन टीयर 2, यानी कि टीयर 2 में आपने जो मार्क्स लाए हैं उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा
और उस मेरिट के बाद, ठीक है ना, उस मेरिट के बाद सब्जेक्ट टू द क्वालिफाइंग ऑफ स्किल टेस्ट, ठीक है ना, उसके बाद आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। पहले ध्यान दीजिएगा, ऊपर जितने मैंने पोस्ट बताया उसके लिए पहले आपको टीयर 2 में क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा टीयर 2 में, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक ना। अब इंटरव्यू और टीयर 2 इन दोनों के जो भी आपके नंबर मिलेंगे, ठीक है ना, उसका आपको पता है कि टीयर 2 का 85% और इंटरव्यू का 15% मिलाकर आपका मिड बनेगा, ठीक है ना। आपने ऊपर देख लिया पीजीटी, टीजीटी और पीआईटी, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद आपने देखा फाइनेंस ऑफिसर, उसके बाद बहुत सारे पोस्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इन सब के लिए आपने इंटरव्यू का प्रोसेस देख लिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सर, यहाँ पर कुछ ऐसे पोस्ट है जिसके लिए इंटरव्यू नहीं, उसके लिए स्किल टेस्ट है। तो स्किल टेस्ट के लिए भी सबसे पहले आपको टीयर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आप टीयर 2 क्वालिफाई हो जाते हैं तब जाकर आपको स्किल टेस्ट के लिए बेटा बुलाया जाता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात होता है कि सर स्किल टेस्ट किस किस का होगा, किस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा मेरे भाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का, ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू उनका नहीं होगा। और ऐसे ही जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है ना, यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर था बेटा, जूनियर ट्रांसलेटर का आपका इंटरव्यू होगा, बट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का आपका इंटरव्यू नहीं होगा, इनका होगा क्या, स्किल टेस्ट होगा। हाँ भाई, ठीक ना, ऐसे आप केबीएस और एनबीएस दोनों में, ठीक, ये बात समझ में आ गया। तो आइए चलते थोड़ा और आगे की चीजों को समझ लेते हैं बारी बारी से कि और भी इसमें क्या क्या रहने वाला है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बोला गया कि देयर विल बी नाइदर इंटरव्यू नॉर स्किल टेस्ट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, यानी कुछ ऐसे पोस्ट है जिसके लिए ना तो इंटरव्यू की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपके स्किल टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कुछ ऐसे पोस्ट यहाँ पर रखे गए। अब बात होगा सर कौन सा पोस्ट है, अभी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा मेरे भाई, वो आपका टीयर 2 के बेस पर बनेगा, यानी कि आपको टीयर 1 और टीयर 2 तो देना ही पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर जो आपका मेरिट बनेगा वो टीयर 2 के बेस पर बनेगा और यही से आपका सिलेक्शन मिल जाएगा। कुछ ऐसे भी पोस्ट यहाँ पर मेंशन है। अब बात करते हैं वो कौन कौन से पोस्ट है मेरे भाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं केवीएस के अंदर आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, उसके बाद सीनियर सीक्रेट असिस्टेंट का है, ठीक। और यहाँ पर एनबीएस में आप देखेंगे तो यहाँ पर लैब अटेंडेंट का है और मल्टीटास्किंग स्टाफ का है, ठीक ना। यानी कि ये जो पोस्ट है इनके लिए ना तो आपका क्या होगा मेरे भाई स्किल टेस्ट होगा, ना ही इनका इंटरव्यू होगा, इनका केवल और केवल सिलेक्शन मात्र टीयर 2 के बेस पर होने वाला। आई होप आपको बातें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं सर कि टीयर 1 का सिलेबस क्या रहने वाला है, टीयर 2 का सिलेबस क्या रहने वाला है, उसमें कितने कितने किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज रहने वाला है, इन सब चीज को हम लोग देखते हैं। तो आइए मेरे भाई इन सब चीज को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाए आपको बारी बारी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे भाई कि टीयर 1 विल बी द क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर ये प्रीलिमिनरी है, यानी कि जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होता है कुछ इस टाइप का टीयर 1 रखा गया है, यानी कि टीयर 1 केवल और केवल क्वालिफाइंग है, इससे कोई आपका मेरिट लेना देना नहीं, केवल आपको क्वालिफाइंग करना, ठीक है ना, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। और ये आपका ओएमआर बेस्ड होगा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ये केवल ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक ना। द टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट, ठीक ना, यानी कि ये टीयर आपका टीयर 1 होगा, ये सभी पोस्टों के लिए होगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एनवीएस को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एनवीएस, इनको छोड़कर बोला गया ना, एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एनवीएस, ठीक है। एनवीएस के अंदर जो मल्टीटास्किंग है उनका टीयर 1 यहाँ नहीं होना है मेरे भाई, उनके यहाँ टीयर 1 नहीं होना। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका एग्जामिनेशन होगा मेरे भाई, ये 2 घंटे का होगा, ये एग्जामिनेशन टीयर 1 2 घंटे का होना है। अब बात करते हैं इसमें किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना रहने वाला मेरे भाई। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुल आपके 4 पार्ट बनाए गए हैं, ठीक है ना, मल्टीटास्किंग को छोड़कर, ठीक है ना, मल्टीटास्किंग को छोड़कर जो सिलेबस हम बता रहे हैं मेरे भाई, ये मल्टीटास्किंग का सिलेबस नहीं, मल्टीटास्किंग सिलेबस अभी हम बताएंगे। टीयर 1 मल्टीटास्किंग के लिए भी होगा, लेकिन जो अभी हम सिलेबस बताने जा रहे हैं वो मल्टीटास्किंग का सिलेबस नहीं है, इसका मतलब ये है मेरे भाई, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि टीयर 1 मल्टीटास्किंग के लिए नहीं होगा, मल्टीटास्किंग के लिए भी टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, लेकिन ये जो सिलेबस हमने दिया है ये सिलेबस मल्टीटास्किंग के लिए नहीं है। मल्टीटास्किंग को छोड़कर बाकी जितने भी पोस्ट होंगे उनका ये टीयर 1 का सिलेबस है। आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। हाँ, आइए अब बात कर लेते हैं। तो इसमें पार्ट 1 आपका जनरल रीजनिंग होगा मेरे भाई, और ये इसमें कोई 20 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर के होंगे, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन 60 नंबर का होगा। उसके बाद आपके यहाँ पर न्यूमेरिक एबिलिटी होगा,
इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। और यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी भी होगा, आपका 20 क्वेश्चन होगा उसका, और ये भी 60 नंबर का होगा। और आपका जीके यानी कि जनरल नॉलेज भी आपका 20 क्वेश्चन होगा और 60 नंबर का होगा। ऐसे ही लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी इंग्लिश का यहाँ पर पेपर होगा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का भी होगा, इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के होंगे। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश को छोड़कर किसी अदर जो भी आप लैंग्वेज चूज करेंगे मेरे भाई, उस लैंग्वेज का भी 10 क्वेश्चन आपका होगा। इंग्लिश का 10 क्वेश्चन आप जो भी इंग्लिश के अलावा जो भी आप लैंग्वेज चूज करेंगे उसका भी 10 क्वेश्चन यहाँ रहेगा मेरे भाई, वो भी 30 नंबर का होगा। इस तरीके से टोटल नंबर आप क्वेश्चन 100 हो जाएंगे और टोटल नंबर आप टोटल मार्क्स आपका क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। यानी कि 100 क्वेश्चन होगा और 300 नंबर का यहाँ पर पेपर होना है, और ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आई होप आपको बातें क्लियर होगा कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना रहने वाला, हमें कैसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग के टीयर 1 में क्या सिलेबस है। ये तो बेटा ये मल्टीटास्किंग को छोड़कर बाकी जितने भी पोस्ट है उनका ये टीयर 1 का सिलेबस रहने वाला है मेरे भाई। ठीक है ना, तो आइए अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मल्टीटास्किंग का कि मल्टीटास्किंग का सिलेबस क्या है। ठीक ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे भाई मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एनवीएस टीयर 1 विल बी द प्रीलिमिनरी, यानी कि इनका भी टीयर 1 क्या है क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक ना, और ये भी ओएमआर बेस होगा और इनके लिए भी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, लेकिन उनका सिलेबस यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 इनका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर होगा इसमें। ठीक ना, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर ये 20 नंबर का होगा, सॉरी 20 क्वेश्चन है इसके अंदर और ये 60 नंबर का होगा। ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, मल्टीटास्किंग के लिए, और कुल 60 नंबर का होंगे। ऐसे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, ऑपरेशन, ठीक है ना, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, इसके 40 क्वेश्चन होंगे मेरे भाई और 120 नंबर के होंगे। सबसे अधिक क्वेश्चन आपके बेसिक कंप्यूटर के होने वाले मल्टीटास्किंग स्टॉप के लिए। ठीक, ऐसी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश का भी इनका 20 क्वेश्चन 60 नंबर का होगा, और अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई भी होगा उसका 20 क्वेश्चन होगा 60 नंबर का होगा मेरे भाई। इस तरीके से इनका भी कुल 100 क्वेश्चन होगा और 300 नंबर का टीयर 1 आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ का होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई मेरे भाई। ये एनवीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एनवीएस का टीयर 1 का सिलेबस है। आई होप आपको बात क्लियर हो गया। ठीक, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे कि भैया और भी इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमारे काम का, उसको भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक ना, आइए अब बात करते हैं टीयर 1 में जो क्वेश्चन होगा सर, एक क्वेश्चन कितने नंबर का, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, इन सब चीज को भी हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टीयर 1 विल बी द स्क्रीनिंग टेस्ट टू शॉर्ट लिस्ट इन द कैंडिडेट फॉर टीयर 2, यानी ये केवल क्वालिफाइंग है जिससे आप टीयर 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट हो पाओ। ठीक ना, अब इसमें जो बच्चा, ठीक ना, टीयर 1 में ये शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, कितने बच्चों को लिए जाएगा मेरे भाई 1:10, यानी कि पूरे पोस्ट का 10 गुना बच्चे को टीयर 2 में बुलाया जाएगा। अगर मान लीजिए x पोस्ट है मेरे पास, तो इस x का 10 गुना बच्चे को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, जितने भी पोस्ट होंगे नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है ना, जितने भी पोस्ट होगा उसके 10 गुने बच्चे को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। अलग अलग पोस्टों के लिए देखने आपने देखा होगा कि अलग पोस्ट के लिए नंबर ऑफ सीट्स अलग अलग है। तो इस तरीके से जिस भी वैकेंसी के लिए आपने फॉर्म भरा होगा उसके अकॉर्डिंग जितना उसका पोस्ट है उस पोस्ट के 10 गुने बच्चे को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है मेरे, अब हम बात करते हैं यहाँ पर टीयर 2 में जो क्वेश्चन होने वाला मेरे भाई, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और ये ध्यान दीजिएगा ये निगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप अपना काम कीजिएगा। ये निगेटिव मार्किंग है और एक गलत पर आपको 1 नंबर यहाँ पर कट जाने हैं, यानी कि निगेटिव मार्किंग 1/3 है। क्योंकि आपने देखा कि एक क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो 3 नंबर मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर दोगे तो 1/3 नंबर आपका कट जाएगा, मतलब 1 नंबर आपका घट जाएगा आप जितना भी क्वेश्चन किए होंगे उसके में से। ठीक है, अब आइए अब हम बात करते हैं सर कि नंबर निगेटिव तो मान लीजिए गलत हो गया तो होगा ही होगा, और आपको सावधानी यहाँ पर जब आप बबल्स आप गोला भर रहे होंगे वहां में बहुत बड़ी सावधानी आपको बरतनी है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर ये मेंशन कर दिया गया कि फिलिंग अप डार्किंग मोर देन 1 रिस्पॉन्स इन एनी क्वेश्चन विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग रिस्पॉन्स एंड 1 मार्क्स विल बी रॉन्ग रिस्पॉन्स विल बी डिटेक्टेड। यानी कि अगर
आपके गोला भरते समय अगर आपका पेन गोला से बाहर हुआ या फिर उसके ऊपर ज्यादा आपने डार्किंग कर दिया, उसके ऊपर भी वो गलत फिट कर सकता है। और साथ ही साथ बोला अगर आप एक से अधिक भी गोले में कुछ भी छिड़खानी कर लेते हो, जैसे कभी कभार होता है कि मेरे पास सर 4 ऑप्शन था, इसमें से अब हमने इसको फिल किया लेकिन अचानक से याद आ गया कि ये वाला सही है, ठीक है ना, तो हमने इसको इतना छोड़ दिया और इसको मैंने पूरा बबल्स कर दिया, ठीक है ना। अभी अचानक से मुझे याद आ रही यार ये तो सही था, ये तो गलत है, तो आपने इसको गोला पूरा भरा तो भी इसको वो गलत मान लेगा और आपका एक नंबर काट देगा। तो इसलिए ध्यान से आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर एकदम आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मेरा ऑप्शन कौन सही है, तभी आप गोला भरिएगा, ठीक है। तो आइए अब थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं टीयर 2 का, ठीक। अभी टीयर 1 का देख लिया कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 का। अब आते हैं टीयर 2 में, तो आपने ये भी देखा होगा कि टीयर 2 के लिए पूरे पोस्ट का 10 गुने बच्चे को बुलाया जाएगा, ठीक। अब आते हैं टीयर 2, ठीक ना। देयर विल बी रिस्पॉन्स टीयर 2 के बारे में बात करें तो फॉर ईच पोस्ट दैट विल बी बाइलिंगुअल, ये भी बाइलिंगुअल होने वाला है। टीयर 1 भी आपका बाइलिंगुअल होगा और टीयर 2 भी बाइलिंगुअल होगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर टीयर 2 जो होगा वो मेरे भाई वो सभी पोस्टों के लिए होगा, चाहे जितने भी पोस्ट है सभी पोस्ट के लिए टीयर 2 होगा, ठीक है ना। तो ये बोला कि टीयर 2 फॉर ऑल पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि ये सब्जेक्टिव होगा मेरे भाई, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड होगा, ठीक ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पेन पेपर टाइप का भी होगा एंड OMRS बेस्ड होगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर पेन पेपर टाइप भी होगा, यानी कि सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव, ये दोनों को मिक्स करके आपका टीयर 2 का एग्जाम होना है, ठीक। और यहाँ पर बोला गया कि द टेस्ट विल बी 2 हाफ, यानी कि 2.5 घंटे का ये आपका टेस्ट होगा टीयर 2 का, यानी कि टीयर 2 का जो पेपर होगा मेरे भाई ये 2.5 घंटे का होगा, जबकि टीयर 1 आपका 2 घंटे का था, ठीक है ना। अब बात है कि सर इसमें क्या सिलेबस का वेटेज रहने वाला है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पर डिटेल सिलेबस ऑन KVS एंड NVS में हम बात करें, ठीक है। तो इसमें आपका 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रहने वाला है और 10 क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहने वाला है, मतलब कि पेन पेपर टाइप का होने वाला है। इसमें हमें एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता जो भी पूछा गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि 60 क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स मिलने वाले हैं और 10 क्वेश्चन के लिए आपके 40 मार्क्स मिलने वाले हैं, मतलब कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक क्वेश्चन मिलने वाला है और एक डिस्क्रिप्टिव के लिए 4 क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है ना। आप इस तरीके से देख पा रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टीयर 2 में आपका 70 हो जाएगा और कुल टोटल मार्क्स आपका 100 हो जाएगा। इस तरीके से टीयर 2 का सिलेबस डिजाइन किया गया है। अब जो भी कैंडिडेट जिस सब्जेक्ट से अपना फॉर्म भरेगा उसके अनुसार उसका टीयर 2 होना है, ठीक। अब यहाँ पर इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन टीयर 2 each क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स एंड देयर विल बी आल्सो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पर भी बेटा निगेटिव मार्किंग रखा गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखा गया, लेकिन यहाँ जो निगेटिव मार्किंग है ये 1/4 है, ठीक है ना, 1/4, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में, आई होप आपको बातें क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। तो आइए अब थोड़ा सा और भी आगे बात कर लेते हैं जो भी कुछ बच्चा पूछा है इंटरव्यू वगैरह वगैरह का, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब बात होता है इंटरव्यू की, ठीक है मेरे भाई। तो इंटरव्यू के लिए किसको बुलाया जाएगा मेरे भाई, टीयर 2 में जो बच्चा क्वालिफाई करेगा, टीयर 2 में जो बच्चा क्वालिफाई करेगा मेरे भाई उसके साथ उसका भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे टीयर 2 में जो बच्चा क्वालिफाई किया गया है, ध्यान दीजिएगा, टीयर 2 में जो बच्चा क्वालिफाई किया गया है उसका पूरे पोस्ट का 3 गुने बच्चे को बुलाया जाएगा, ठीक है ना। इंटरव्यू में पोस्ट के 3 गुने बच्चे को बुलाया जाएंगे। टीयर 2 में जो बच्चा क्वालिफाई करेगा उसमें से पोस्ट का 3 गुना बच्चा शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसी बच्चे को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है ना। अब इंटरव्यू किस किस पोस्ट का होने वाला था आपने देख लिया था, ठीक है ना, इस बात को आप समझ में आ गया होगा। बोला गया कि कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम द टीयर 2 इन रेशियो 1:3, ठीक है ना, 1:3 रिलेटिव, ठीक है ना, रिलेटिव टू द नोटिफाइड वैकेंसी, वैकेंसी के 3 गुने बच्चे को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट के लिए। अब स्किल टेस्ट किसका होना आपको मैंने बताया ही, ठीक ना। स्किल टेस्ट में बच्चा यहाँ पर कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम टीयर 2, यानी कि टीयर 2 से हम लोग स्किल टेस्ट के लिए बच्चे को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए 1:5 बच्चे को यहाँ पर बुलाना है, यानी कि पोस्ट के 5 गुने बच्चे को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना, ठीक ना। पूरे पोस्ट का 5 गुने बच्चे को स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। आई होप आपको बातें यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इनका क्या होगा स्किल टेस्ट होगा और
ये लोग को 5 गुने यानी कि आपके नंबर ऑफ पोस्ट से 5 गुने बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, इस बात को समझिएगा। अब इनके स्किल टेस्ट में क्या होना है मेरे भाई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट केवीएस और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट इन एनवीएस और उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। तो इनका पहले तो टाइपिंग टेस्ट होगा मेरे भाई। टाइपिंग टेस्ट में इनको नेट टाइपिंग स्पीड आपका इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। और वैसे ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा इनका, तो इसमें आप ये बाइलिंगुअल होगा और इसमें एमएस वर्ड का नॉलेज आपका होना चाहिए, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट एंड इंटरनेट, इनसे संबंधित यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक ना। और यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट ये केवल और केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा मेरे भाई, ये आपके 100 नंबर के होंगे और इसमें आपको मिनिमम 40% तो लाना है क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है ना। यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है और 100 में से कम आपको 40 नंबर तो लाना है इसको पास होने के लिए। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए एनवीएस में, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि नेट टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में आपका 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है और हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। तो ये भी केवल और केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें भी आपको क्वालिफाई करना है बस। और यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 के लिए आप देख रहे हो कि शॉर्ट हैंड टेस्ट इनका होगा और इसमें आपका डिक्टेशन 10 मिनट @ 80 वर्ड पर मिनट है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन इसका होना है और 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर का ये स्पीड इसका होना चाहिए, ठीक। और ये भी केवल और केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। और यहाँ पर भी टाइपिंग टेस्ट होगा इनका, ठीक ना। इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट इनका होना चाहिए। इतनी सारी चीजें आपके स्किल टेस्ट के अंतर्गत रखा गया है। आई होप आपको बात क्लियर हो गया होगा। आइए अब थोड़ा सा और भी बात कर ले कि इसमें, ठीक ना। अब इसमें जो आपके यहाँ पे देखे हैं स्टेनोग्राफर का, उनका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होना है और ये भी 100 नंबर का होगा और मिनिमम 40% इसमें लाना है। और इसका जो सिलेबस है मेरे भाई वो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट एंड इंटरनेट से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को अच्छे करने के लिए, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अगर मेरे भाई आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए मेरे भाई। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको हमेशा इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहते हैं मेरे भाई। तो इसलिए आप जल्दी से, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम मित्रों में इसको शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। तो आइए सीधे बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के मेरे भाई। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मेंशन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर करा कि द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर टीयर 1 एंड टीयर 2 फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल विल बी दिल्ली एनसीआर ओनली। यानी कि यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का जो टीयर 1 और टीयर 2 होना है, इनका पेपर केवल और केवल दिल्ली या एनसीआर के अंतर्गत अंदर होगा, इसके बाहर इनका सेंटर नहीं जाएगा। और दूसरी बात, बाकी सारी पोस्ट के लिए जो सेंटर होगा मेरे भाई वो कहीं पर भी हो सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला गया कि द अलॉटमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन सिटी टू द कैंडिडेट विल बी डन ऑन द रैंडम बेसिस। यानी कि अदर पोस्ट के लिए जो सेंटर होगा मेरे भाई वो रैंडम बेसिस होने वाला, वो कहीं पर भी हो सकता है, ठीक। तो करा कि द एग्जामिनेशन बॉडी सीबीएसई, यानी कि ये जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है मेरे भाई ये सीबीएसई कंडक्ट करा रही है, ठीक। और इसके लिए ये सेंटर खुद ये डिसाइड करेंगे कि ये सेंटर कहाँ इनको भेजना है। ये भारत के किसी भी कोने में सेंटर भेज सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। क्योंकि ये जो मेरे भाई ये जो पेपर होना है, यानी कि ये जो वैकेंसी आई है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आई है, इसलिए भारत के कहीं किसी भी हिस्से में ये आपका सेंटर हो सकता है, ठीक। अब थोड़ा सा और यहाँ पर देख लेते हैं। करा कि द एग्जामिनेशन सिटी सेंटर वंस अलॉटेड शैल नॉट बी चेंज अंडर एनी, ठीक ना, सर्कमस्टेंस। यानी कि किसी भी कंडीशन में अगर एक बार आपका सेंटर अलॉटमेंट हो गया है तो उसको दोबारा से चेंज नहीं किया जा सकता मेरे भाई, आपका वही रहेगा। इसलिए आप भ्रम में मत रहिएगा कि इस सेंटर मेरा ये है बहुत दूर है अब चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। एक बार आपको सेंटर अलॉटमेंट कर दिया गया है तो आपका सेंटर बस वही रहेगा, ठीक है।
अब हम थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं कि सर यहाँ पर एडमिट कार्ड कब आएगा और कब हमें इसका पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर बोला गया कि टीयर 1 shall be displayed 15 days before the examination on the website of CBSE, KVS and NVS। यानी कि टीयर 1 के एग्जाम से 15 दिन पहले आपको एग्जाम का सिटी, आपका एग्जाम का सिटी बता दिया जाएगा कि आपका कहां पर सेंटर भेजा गया है 15 दिन पहले, ठीक है मेरे भाई। और आपका जो एडमिट कार्ड आने वाला है मेरे भाई, वो आपके एग्जाम से मात्र 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। इस तरीके से सीबीएसई ने पूरे के पूरे एग्जाम पैटर्न को, सिलेबस को बखूबी समझा रखा है। आई होप आपको भी बातें समझ में आ रही होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से बैठ गई होगी, ठीक है मेरे भाई। आई होप समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए केवल इतना ही था मेरे भाई सिलेबस के अंतर्गत। आपने सभी चीज को बारी बारी से देख लिया, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और जाने से पहले एक बार मैं फिर से आपसे बोलना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, सो प्लीज लाइक कर दीजिए यार, क्योंकि यहाँ से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहते हैं। और अभी तक मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो सो प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है ना। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे भाई।